स्टडी हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम आइडिया ऑफ भारत से एक टॉपिक भाषा और लिपि का विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम भाषा के बारे में जानेंगे, उसके बाद लिपि के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भाषा का अर्थ जान लेते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। भाषा हमारे विचार अभिव्यक्त करने का माध्यम होती है। तो भाषा क्या होती है? हमारे विचार अभिव्यक्त करने का माध्यम, यानी भाषा के माध्यम से हमारे मन में जो विचार आते हैं, जो भाव आते हैं, वो हम प्रकट करते हैं, वो अभिव्यक्त करते हैं। भावनाओं को प्रकट करने के लिए जो भी साधन है वे सभी भाषा के अंतर्गत आते हैं। और वह ध्वनि जो मानव मुख से उच्चारित हो तथा अर्थवान हो, वह भाषा कहलाती है। देखिए, हम मुंह से ऐसी कोई अजीबोगरीब आवाज़ें अगर निकालें और जिसका कोई मतलब नहीं निकले, तो वो भाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। भाषा के अंतर्गत वही शब्द आते हैं जिनका कुछ अर्थ निकलता है, यानी भाषा एक सार्थक शब्दों का समूह है। यानी ऐसी ध्वनि जो मानव मुख से उच्चारित हो और जिसका कोई अर्थ निकले, वो भाषा कहलाती है। और भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो अब हम देखते हैं भाषा का विकास। विकास का जो प्रारंभिक दौर था, उसमें मनुष्य भी अन्य जीव जंतुओं के समान इशारों से या सांकेतिक ध्वनियों के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता था। परंतु मनुष्य क्या था? एक बुद्धिमान प्राणी था। तो इसलिए वो जो सांकेतिक या आंगिक भाषा का वो प्रयोग करता था, उससे वो आगे बढ़ा और उसने वाचिक भाषा का आविष्कार किया। वाचिक यानी बोलने वाली भाषा का, जिसमें वो बोलकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकता था, उसका उसने विकास किया। तो जब उसने भाषा का आविष्कार कर लिया, तो उसके सोचने विचारने का क्षेत्र बहुत बढ़ गया। उसका जो सोच का दायरा था वो विस्तृत हो गया और इसके अंतर्गत भूगोल, खगोल, विज्ञान सब कुछ आ गए। इसके बाद लिपि का आविष्कार कर लिया मनुष्य ने, तो भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ और इसके बाद साहित्य, विज्ञान, कला के क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियां हुई। क्योंकि जब तक से भाषा का विकास हुआ था, तो मनुष्य सिर्फ बोल रहा था, बोल के अपने विचार एक से दूसरी बात तक पहुंचा रहा था। लेकिन लिखित रूप मिलने से क्या हुआ? उसको स्थायित्व मिल गया। वो जो भाषा जो अभी तक से बोल रहा था, वो एक स्थायी रूप ले लिया उसने। तो उसका जो ज्ञान था वो दूसरे क्षेत्रों में प्रकट होने लगा, साहित्य में, विज्ञान में, कला में, और इसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ। अब हम देखते हैं भारत में भाषाएं। भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। यहाँ अधिकांश लोग दो या दो से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं। भाषाओं की दृष्टि से भारत बहुत समृद्ध देश रहा है और यहाँ विश्व के 4 सबसे प्रमुख भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। देखो, विश्व में बहुत सारी भाषा परिवार है, जिसमें से 4 प्रमुख भाषा परिवारों की लैंग्वेजेस यहाँ पर बोली जाती है। तो ये कौन कौन से 4 भाषा परिवार है, वो हम देखते हैं। सबसे पहला है हिंद आर्य भाषा परिवार। हिंद आर्य भाषा परिवार, ये भारोपीय भाषा परिवार की भारतीय शाखा को ये नाम दिया गया है। भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय, ये शब्द को आप देखिए, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, भारत और यूरोप। यानी भारत और यूरोप में जो भाषाएं बोली जाती है जिस परिवार की, उसकी भारतीय शाखा को हिंद आर्य भाषा परिवार कहा गया है। जो भारोपीय भाषा परिवार है ना, उसमें बहुत सारी भाषाएं आती है, जैसे संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, इटालियन, आपकी पुर्तगाली, इंग्लिश, बहुत सारी भारतीय और यूरोपीय भाषाएं उसके अंतर्गत आती है। तो भारोपीय भाषा परिवार की ही जो भारतीय शाखा है, उसको हिंद आर्य भाषा परिवार कहा गया। और भारत का ये सबसे बड़ा भाषा परिवार है। भारत में रहने वाले करीब 80% लोग इसी भाषा परिवार की भाषाएं बोलते हैं और ये ज़्यादातर उत्तर भारत में बोली जाती है इसकी भाषाएं। इसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, राजस्थानी, सिंधी, कश्मीरी, मैथिली, भोजपुरी, मराठी, गुजराती, बंगाली, इतनी बहुत सारी भाषाएं आती है। तो ये सबसे बड़ा भाषा परिवार है भारत का, कौन सा? हिंद आर्य भाषा परिवार। अब हम देखते हैं दूसरा भाषा परिवार है द्रविड़ भाषा परिवार। इसकी भाषाएं ज़्यादातर दक्षिण भारत में बोली जाती है और इसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ आदि भाषाएं आती है। तीसरा है ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार।
इसकी भाषाएं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बोली जाती है और इसमें संथाली, हो, मुंडारी आदि भाषाएं आती है। चौथा है तिब्बती बर्मी भाषा परिवार। इसमें भारत के जो 7 उत्तर पूर्वी राज्य, जो भारत के 7 सिस्टर्स है, यानी जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं भारत के, उसमें जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं नगा, मिजो, मणिपुरी, खासी, तिब्बती, लद्दाखी, ये सारी भाषाएं इस परिवार में आती है। तो कुल 4 भाषा परिवार की भाषाएं भारत में बोली जाती है। हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ये कौन कौन से भाषा परिवार है। हिंद आर्य भाषा परिवार, जो कि सबसे बड़ा भाषा परिवार है, भारत के ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसी की भाषाएं बोलते हैं। दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, यानी दक्षिण भारत में बोली जाती हैं इसकी भाषाएं। तीसरा है ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार और चौथा है तिब्बती बर्मी भाषा परिवार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम भाषाओं को देख लेते हैं। आपके सिलेबस में जो संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषाओं के बारे में दिया गया है, तो हम उनके बारे में अब जानते हैं। सबसे पहले संस्कृत। संस्कृत एक प्राचीन भाषा है। इसे देववाणी कहा जाता है। देववाणी यानी देवताओं की भाषा, देवताओं की वाणी। ये हिंद आर्य भाषा परिवार की भाषा है। भारत के इतिहास, धर्म, सभ्यता, संस्कृति और साहित्य के विकास में संस्कृत का बहुत बड़ा योगदान है। वेद, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, जो भी प्राचीन भारत के ग्रंथ रहे हैं, इनकी रचना संस्कृत में की गई थी। पाणिनि ने संस्कृत के व्याकरण पर एक प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी लिखा था। किसी भी भाषा को स्थायित्व देने के लिए, उसके मानकीकरण के लिए उसके व्याकरण का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो पाणिनि ने संस्कृत के व्याकरण पर एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था, अष्टाध्यायी। संस्कृत भाषा से उत्तर भारत की कई भाषाओं का विकास हुआ है और दक्षिण भारत की भाषाओं में भी संस्कृत के कई शब्द मिलते हैं। तो प्राचीन भारत की एक प्रमुख भाषा है संस्कृत। दूसरी भाषा है पाली। पाली भी हिंद आर्य भाषा परिवार से ही आती है और महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए हैं तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली भाषा में हुई है। तो इस पर कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि महात्मा बुद्ध ने उपदेश कौन सी भाषा में दिए और प्रारंभिक जो बौद्ध ग्रंथ थे उनकी रचना पाली भाषा में, जिसे जो त्रिपिटक थे उनकी रचना बौद्ध पाली भाषा में हुई थी। पाली भाषा का उद्भव महात्मा बुद्ध से 300 वर्ष पहले हो चुका था, परंतु इसके प्रारंभिक साहित्य के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। यानी बहुत प्राचीन भाषा है पाली, लेकिन उसकी शुरुआत का कोई लिटरेचर प्राप्त नहीं होता है। सिंहल परंपरा में पाली भाषा को मागधी कहा गया था। जो बौद्ध धर्म था उसका प्रचार भारत से आगे बाद में श्रीलंका में हुआ। तो श्रीलंका यानी जो सिंहल प्रदेश, वहाँ पर पाली भाषा में ही बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। तो पाली भाषा को उन्होंने मागधी कहा, क्योंकि मगध वाला जो क्षेत्र था वहाँ पर बोली जाती थी और वहीं पर बौद्ध धर्म का विकास हुआ था। तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया था, मागधी। पाली भाषा का प्रयोग बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश से लेकर नेपाल तक में किया जाता था। तो एक विस्तृत क्षेत्र में इस भाषा का प्रयोग किया जाता था। पाली जनसाधारण की बोलचाल की भाषा थी, यानी एक लोक भाषा थी। जब महात्मा बुद्ध ने इसमें अपने उपदेश दिए, अपने प्रवचन दिए, तो उसके बाद ये शिक्षाविदों की भाषा बन गई और आगे चलकर ये राजभाषा के रूप में भी विकसित हुई, ये राजभाषा भी बनी। तो एक प्राचीन भाषा थी पाली। अगली भाषा है प्राकृत। हिंद आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत जो प्रादेशिक भाषाएं विकसित हुई उन्हें प्राकृत कहा गया। देखिए, समय के साथ साथ जो क्षेत्र होते हैं, जो प्रदेश हैं, वहाँ पर कुछ भिन्नताएं आने लगती है भाषाओं में। उनका विकास का जो दौर था ये भाषाओं के, तो उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। तो हर क्षेत्र में अपनी अपनी कुछ विशेषताएं ली हुई भाषाओं का विकास हो गया उस समय। तो जो प्रादेशिक भाषाएं उस क्षेत्र में विकसित हुई हिंद आर्य भाषा परिवार की, उन्हें सम्मिलित रूप से प्राकृत कहा गया। मतलब ये किसी एक भाषा के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। जो क्षेत्रीय भाषाएं अलग अलग जिन्होंने रूप धारण कर लिया था, उन्हें सम्मिलित रूप से प्राकृत कहा गया और इन भाषाओं में रचे गए साहित्य को प्राकृत साहित्य कहा गया। प्राकृत के प्रयोग का समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का माना जाता है। इसके 4 रूप विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पहला है अर्धमागधी प्राकृत, दूसरा है पैशाची प्राकृत, तीसरा है महाराष्ट्री प्राकृत और चौथा है शोरसेनी प्राकृत।
जो अर्धमागधी प्राकृत है उसका क्षेत्र मगध था। नाम से ही पता चल रहा है अर्धमागधी, यानी इसका विस्तार कहाँ था, मगध वाले क्षेत्र में था। और इसमें हमें जैन और बौद्ध ग्रंथ मिलते हैं, खासतौर पर जैन ग्रंथ। उनका विकास अर्धमागधी प्राकृत में ही हुआ था, जैन ग्रंथों की रचना। बौद्ध ग्रंथ तो प्रारंभ में पाली भाषा में रचे गए थे, बाद में प्राकृत और संस्कृत में भी रचे गए, लेकिन जो जैन ग्रंथ है उनका ज़्यादातर जो आगम ग्रंथ थे और उनका विकास अर्धमागधी प्राकृत भाषा में हुआ था। दूसरा था पैशाची प्राकृत। इसका विकास पश्चिमोत्तर भारत भाग में हुआ और महाराष्ट्री प्राकृत का विस्तार महाराष्ट्र में था। शोरसेनी प्राकृत का मथुरा और मध्य प्रदेश अंचल में इसका विस्तार था। तो ये जो शोरसेनी नाम है ये आया था शूरसेन महाजनपद से, क्योंकि शूरसेन की राजधानी थी मथुरा, तो इसका केंद्र हुआ करता था मथुरा और वहीं से शोरसेनी नाम आया है। तो शोरसेनी प्राकृत का विस्तार कहाँ था, मथुरा और मध्य प्रदेश के अंचल में। तो ये थी आपकी भाषाएं। अब हम देखते हैं लिपि। तो सबसे पहले जान लेते हैं लिपि का अर्थ। लिपि का अर्थ है किसी भाषा को लिखने का तरीका। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों, अक्षरों तथा वर्णों का प्रयोग होता है उसे लिपि कहा जाता है। जैसे हम हिंदी लिखते हैं या इंग्लिश लिखते हैं तो जो हम जिस आकार में बना रहे हैं शब्दों को, हम कॉमा लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, तो ये जो सारे चिन्ह हैं, संकेत हैं, अक्षर हैं, इन्हीं को लिपि कहा जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से क्या कर रहे हैं, हम भाषा को लिख रहे हैं। तो लिपि के माध्यम से भाषा का लिखित रूप सामने आया और लेखन कला का विकास हुआ। अब हम देखते हैं लिपि का उद्भव और विकास। किसी भी सभ्यता के विकास में लेखन कला का महत्वपूर्ण योगदान होता है। लिपि एक मनुष्य का महान आविष्कार है और लिपि के माध्यम से मनुष्य ने अपने ज्ञान, अनुभवों, विचारों और कल्पनाओं को स्थायी रूप दिया है। जब तक मनुष्य सिर्फ बोलना जानता था, जब से भाषा का विकास हुआ था, तो वो अपनी बातों को सिर्फ बोल सकता था। उसको स्थायी रूप देने के लिए कोई उसके पास साधन नहीं था, तो उसमें वो क्या करते थे, फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो बातें पहुंचती थी। जैसे कि वेदों को क्या कहा गया है, श्रुति, क्योंकि जब वेदों की रचना हुई तब लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। तो वेद बहुत सालों तक एक से दूसरे व्यक्ति तक, एक से दूसरी पीढ़ी तक बोलने के माध्यम से पहुंचते रहे, मतलब उन्हें सुना गया। और जब लेखन कला का विकास हुआ उसके बाद उन्हें लिपिबद्ध किया गया। तो लेखन कला के विकास ने जो मनुष्य का ज्ञान था, जो उसके आविष्कार थे, अनुभव थे, विचार थे, उनको स्थायी रूप देने का काम किया। भाषा के लिखित रूप के लिए लिपि की आवश्यकता होती है और लिपि का विकास भाषा के बाद में होता है। यदि भाषा मौखिक स्तर पर ही रहती है तो वो कुछ व्यक्तियों या क्षेत्र तक ही सीमित रह जाती है। हम देखते हैं जैसे कि कोई बोली है जो किसी क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन उसका लिखित रूप नहीं मिलता है, तो वो सिर्फ उन लोगों तक ही सीमित रहती है, उस क्षेत्र तक ही सीमित रहती है, उसका विस्तार बाहर नहीं हो पाता है। तो भाषा के विकास के लिए लिपि का विकास आवश्यक है। जब भाषा को लिखित रूप दे दिया जाता है तो वो काल और स्थान से ऊपर उठ जाती है, यानी वो अमर हो जाती है, काल से ऊपर उठ गई। जब उसको लिखित रूप दे दिया तो वो स्थायी हो गई, अब उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। और स्थान से ऊपर उठ जाती है, यानी उसका अपने क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में भी विस्तार होने लगता है। तो इस तरह से किसी भी भाषा का विकास कब होता है, जब उसको लिखित रूप में उसका विकास शुरू होता है। और लिखित रूप कैसे आएगा, जब लिपि का विकास हुआ, उसके बाद ही भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ। लिपि के विकास का एक क्रम होता है। सबसे पहले चित्रलिपि, फिर सूत्रलिपि, उसके बाद प्रतीकात्मक लिपि, फिर अक्षरात्मक लिपि से होते हुए वर्णात्मक लिपि का विकास होता है। यानी जो भी हम लिखते हैं ना ये अक्षर, तो ये एकदम से नहीं लिखना सीख लिया इंसान ने। पहले उसने क्या सीखा, उसको चित्रात्मक लिपि, सबसे पहला जो रूप है लिपि का विकास क्रम का पहला पायदान होता है चित्रात्मक लिपि। यानी वो चित्रों के माध्यम से लिखने की कोशिश करता है अपने विचारों को, अपने भावों को। जैसे कि प्रागैतिहासिक काल के दौरान जो शैल चित्रकला के नमूने मिलते हैं, जैसे भीमबेटका में दीवालों पे आपको नृत्य करते हुए या शिकार करते हुए चित्र मिलते हैं। तो आसपास जो कुछ भी देखता है मनुष्य, अभी क्या होता है, इंसान लिखता है, उस अपना जो अनुभव है उनको वो शब्दों में लिख सकता है, लेकिन तब लेखन कला का विकास नहीं होता, तो वो चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करते थे। तो इस तरह से शुरुआत हुई लिखने की, मतलब चित्रात्मक लिपि के माध्यम से। भारत में लिपि की उत्पत्ति सिंधु सभ्यता से मानी जाती है और सिंधु लिपि चित्रात्मक लिपि है।
लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो जो सिंधु सभ्यता के दौरान जो मुहरें वगैरह मिली है ना, उस पर सिंधु लिपि में कुछ लिखा गया है। वो चित्र बनाए गए हैं, क्योंकि वो लिपि कैसी थी, चित्रात्मक लिपि थी। वो लिपि के विकास का शुरुआती दौर रहा होगा, तो उन्होंने चित्रात्मक लिपि का विकास उस समय हो चुका था, लेकिन हम अभी तक उसको पढ़ नहीं सके हैं। तो भारत की सबसे प्राचीन जो लिपि है उसकी शुरुआत अगर हम देखें तो कहाँ से होती है, सिंधु लिपि से। और सिंधु लिपि कैसी थी, चित्रात्मक लिपि थी। चित्रात्मक लिपि में शब्द के लिए एक निश्चित चित्र का, एक निश्चित प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। सिंधु लिपि के बाद भारत में प्राचीन काल में 2 लिपियों का विकास देखने को मिलता है, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। तो लिपि का अगर वास्तविक विकास जो हम देखें तो वो ब्राह्मी लिपि से ही होता है। पश्चिमोत्तर जो भारत था उसमें खरोष्ठी लिपि का विकास देखने को मिलता है, और शेष भारत में ब्राह्मी लिपि का विकास दिखाई देता है। भारत की जो अभी आधुनिक जो भाषाएं हैं, उनकी जो लिपियां हैं, उसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो अब हम देखते हैं ब्राह्मी लिपि के बारे में। भारत में लिपि के विकास की यात्रा की शुरुआत ब्राह्मी लिपि से मानी जाती है। भारतीय परंपरा में यह माना जाता है कि इस लिपि की खोज ब्रह्मा ने की थी, और उन्हीं के नाम से इसका नाम ब्राह्मी पड़ा। यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। बाईं से दाईं, जैसे भी हिंदी लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, उसी तरह से ब्राह्मी लिपि भी लिखी जाती थी। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में 64 लिपियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें सबसे पहला नाम ब्राह्मी और दूसरा खरोष्ठी का मिलता है। तो एक बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तार, जिसमें 64 लिपियों का उल्लेख मिलता है, और उसमें हमें ब्राह्मी और खरोष्ठी का नाम मिलता है। तो ये आपको याद रखना है कि पहला नाम ब्राह्मी का मिलता है, दूसरा खरोष्ठी का मिलता है। अशोक के अभिलेखों में इस लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक ने अपने लेखों की लिपि को धम्म लिपि कहा है। देखिए, अशोक के जो लेखों की लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है, लेकिन तब ब्राह्मी लिपि नाम भी नहीं होता था उसका। ब्राह्मी लिपि नाम बहुत बाद में दिया गया, तब इसे क्या कहा जाता था, धम्म लिपि कहा जाता था। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। ये याद रखना है आपको कि अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने। और तभी ब्राह्मी लिपि का भी ज्ञान हुआ हमको कि जो अशोक के अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, और ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ही पढ़ा गया था। ब्राह्मी लिपि के 2 रूप प्रचलित रहे हैं, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। उत्तरी ब्राह्मी से उत्तर भारतीय लिपियों का, जबकि दक्षिणी ब्राह्मी से द्रविड़ परिवार की यानी दक्षिण भारत की लिपियों का विकास हुआ है। उत्तरी ब्राह्मी से गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा और देवनागरी लिपि का विकास हुआ, कि दक्षिणी ब्राह्मी से तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कलिंग, ग्रंथ, मध्य देशीय और पश्चिमी लिपि का विकास हुआ। तो देखिए, ब्राह्मी के कितने रूप थे, 2, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। उत्तरी ब्राह्मी से किसका विकास हुआ, जो उत्तर भारत में जो लिपियां हैं उनका विकास हुआ, जैसे गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि, देवनागरी लिपि। वैसे ही दक्षिणी ब्राह्मी से जो दक्षिण भारत की जो द्रविड़ परिवार की लिपियां हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कलिंग, ग्रंथ, मध्य देशीय और पश्चिमी लिपि का विकास हुआ। ब्राह्मी भारत की अधिकांश लिपियों की जननी है। बहुत सारी जो भाषाएं हैं, जैसे संस्कृत, हिंदी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, मैथिली, भोजपुरी, गढ़वाली, नेपाली, इन सब भाषाओं को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है, जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। तो जो हम हिंदी लिखते हैं वो भी देवनागरी लिपि में लिखते हैं, और देवनागरी का विकास किससे हुआ, ब्राह्मी लिपि से हुआ। तो ब्राह्मी भारत की अधिकांश लिपियों की जननी है। अब हम देखते हैं खरोष्ठी लिपि के बारे में। भारत के जो उत्तर पश्चिमी भाग में जो प्रचलित खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी भारत का जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है या उत्तर पश्चिम में एक ही बात है, वहाँ पर एक लिपि प्रचलित हुई, वहाँ पर एक लिपि का विकास हुआ जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाईं से बाईं ओर यानी जैसे उर्दू लिखी जाती है ना, राइट टू लेफ्ट, उस तरह से लिखी जाती थी खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी का शाब्दिक अर्थ है गधे के होठ वाली। इसका डॉक्टर राजबली पांडे ने एक अर्थ निकाला। उन्होंने कहा कि जो इसके वर्ण हैं उनको बोलने में ऐसे होठों की आकृति गधे के होठों की तरह हो जाती है। तो खर जो है किसका पर्यायवाची है, गधा, गधे का ही पर्यायवाची खर है। तो खर से वो ओष्ठ यानी होठ, तो गधे के होठों वाला जो आकार बनता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, खरोष्ठी पड़ा। इस लिपि में कुल 37 वर्ण पाए जाते हैं,
और स्वर, मात्राएं और संयुक्ताक्षर नहीं मिलते, यानी बहुत ज़्यादा विकसित लिपि नहीं थी है। इसमें स्वर और मात्राएं भी नहीं हैं, बड़े जो अक्षर है संयुक्ताक्षर भी नहीं मिलते हैं, कुल 37 वर्ण मिलते हैं। पश्चिमोत्तर भारत पे ईरानियों का अधिकार हो जाने से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अरामाइक और सीरियाई लिपि से खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ माना जाता है। जो पश्चिमोत्तर भारत था वहाँ पर पहले ईरानियों का अधिकार हुआ 4वीं शताब्दी यानी 400 ईसा पूर्व के करीब। तो अरामाइक जो लिपि थी वो उधर आपका ईरान और सीरिया, अरब वाले एरिया में प्रचलित थी। तो उस लिपि का प्रभाव इन क्षेत्रों पर पड़ा। तो विदेशी प्रभाव से पश्चिमोत्तर भारत में एक लिपि का विकास हुआ, खरोष्ठी लिपि जिसे कहा जाता है। तो इस पर विदेशी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के बाद जब पश्चिमोत्तर भारत पर यूनानियों का अधिकार हो गया तो उन्होंने अपने सिक्कों पर खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया। तो पहले विकास किसके समय हुआ? ईरानियों के आक्रमण के बाद हुआ, और फिर यूनानियों ने भी इस लिपि में अपने सिक्कों पर मतलब इस लिपि का प्रयोग किया था। अशोक के शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। इनकी भाषा प्राकृत है। तो अशोक के 2 अभिलेख हैं, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के, जो भी पाकिस्तान में पड़ता है। वहाँ पर अशोक के अभिलेख मिले थे जो कि खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे, लेकिन उनकी भाषा प्राकृत थी। लिपि क्या थी? खरोष्ठी। बाकी जो अशोक के अभिलेख मिले हैं वो सब ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, उनकी भी भाषा प्राकृत है, लेकिन ये 2 अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं और इनकी भाषा प्राकृत है। अशोक के बाद में शक, पहलव, कुषाण शासकों ने भी इस लिपि का प्रयोग किया था। भारत में खरोष्ठी लिपि के सबसे बाद के अभिलेख कुषाण शासकों के हैं। तो प्रारंभिक अभिलेख हमें अशोक के मिलते हैं और बाद के अभिलेख कुषाण शासकों के मिलते हैं। अगली लिपि है तिगलिरी लिपि। तिगलिरी लिपि ब्राह्मी की दक्षिणी धारा से निकली ग्रंथ लिपि से विकसित हुई है। जैसे कि हम देख चुके हैं, ब्राह्मी की 2 धाराएं थी, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। तो दक्षिणी ब्राह्मी से एक लिपि का विकास हुआ था, ग्रंथ लिपि का, उसी से तिगलिरी लिपि का विकास हुआ है। इसका उपयोग तुलु और कन्नड़ भाषा को लिखने के लिए किया जाता था। जो कर्नाटक क्षेत्र की भाषाएं हैं, तुलु और कन्नड़ भाषा, उसको लिखने के लिए तिगलिरी लिपि का प्रयोग होता था। जिन क्षेत्रों में कन्नड़ बोली जाती है वहाँ पर इसे तिगलिरी लिपि कहा जाता है, और तुलु भाषा बोलने वाले क्षेत्रों में इसे तुलु लिपि कहा जाता है। मलयालम लिपि के साथ इसकी समानता दिखाई देती है क्योंकि उसका विकास भी ग्रंथ लिपि से हुआ है। तो जो मलयालम, जो केरला में जो भाषा बोली जाती है मलयालम लिपि, मलयालम भाषा, उसकी जो लिपि है उससे इसकी समानता दिखाई देती है क्योंकि इसका विकास भी किससे हुआ है? ग्रंथ लिपि से। और मलयालम जो लिपि है उसका भी विकास ग्रंथ लिपि से हुआ। तो इन दोनों लिपियों में समानता दिखाई देती है। और तिगलिरी वैसे किससे निकली है? ब्राह्मी की जो दक्षिणी धारा से निकली, यानी दक्षिणी धारा से जो ग्रंथ लिपि थी उसी से तिगलिरी का आगे चलकर विकास हुआ। कन्नड़ और तुलु भाषी ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रों और अन्य संस्कृत ग्रंथों को इस लिपि में लिखा गया था। तो पहले जो प्राचीन काल में जो वैदिक ग्रंथ थे, मंत्र थे, संस्कृत के बहुत से ग्रंथ थे, उनको कन्नड़ और तुलु भाषी ब्राह्मणों ने इस लिपि में उनको लिखा था। कर्नाटक के कुलशेखर में श्री वीर नारायण मंदिर में एक शिलालेख मिलता है 115 ईस्वी का, जिसमें इस लिपि का प्रयोग मिलता है। तो कर्नाटक के कुलशेखर के श्री वीर नारायण मंदिर में हमें इसका एक शिलालेख में प्रयोग दिखाई देता है। इसके अलावा 15वीं शताब्दी के भी कई शिलालेख मिलते हैं जिसमें तिगलिरी लिपि का प्रयोग हुआ है। तो ये कुछ लिपियाँ थी जो आपके सिलेबस में जिनका उल्लेख था, तो उसके बारे में हमने आज देखा। आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।